Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम बात करने वाले हैं मांगरी औरंग, जो कि एक अनसंग हीरो रही हैं। हमारी ब्रिटिश इरा के टाइम इन्होंने फाइट करी इंडिया के लिए, और बहुत ही टाइम बाद एक अनसंग हीरो का यहाँ पर डिस्कवर होना, इनके बारे में चर्चा होना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। साथ ही हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट चाइना की इकोनॉमिक स्लोडाउन और उसके रिपल इफेक्ट्स क्या देखने के लिए मिल रहे हैं बाकी इकोनॉमीज़ को, इसको भी हम बहुत ही गहनता से चर्चा करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम बात करने वाले हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेक्स्ट हम देखेंगे चिल्ड्रन फॉर वॉइडेबल मैरिज, एंटाइटल्ड टू पेरेंट्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। अलॉन्ग विद दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेंटर फॉर्म्स पैनल फॉर स्टिमुलस polls to Lok Sabha and State Assembly, and lastly we'll be covering about the special session of Parliament और ये किस तरीके से काम करने वाला है। So without wasting any time, let's see what is in the article. पहली न्यूज़ बात कर रही है असम के अनसंग हीरो रीडिस्कवर ऑन दी स्टेज। देखिए, मांगरी औरंग, जिनको यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा 1921 में क्या करा गया था, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कारण क्योंकि ये यहाँ पर लिकर और ओपियम के प्रोडक्शन और उनसे होने वाले नुकसान के लिए फाइट कर रही थी। ओके, अब हुआ क्यों है, हम डिस्कशन क्यों करने वाले। देखिए, एक ड्रामा यहाँ पर हुआ है जिसमें इनके रोल को वापस से यहाँ पर चर्चा में लाया गया है, और इसी को लेकर आप देखेंगे मालती मैम, या जिनको आप बोल रहे हैं, जिनका नाम है मांगरी औरंग, इनको हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आखिर ये है कौन, आप यहाँ देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। देखिए, मांगरी औरंग के बारे में अगर हम बात करें तो मांगरी औरंग एक आदिवासी रूट सेंट्रल इंडिया से ये बिलोंग करते हैं। आप देखेंगे यूजुअली मांगरी औरंग का मतलब होता है मालती मेम, ठीक है। जो बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर हुआ करते थे वो इनको मालती मेम के नाम से बोलेंगे, मांगरी औरंग को। और माना जाता है कि ये पहली फीमेल मार्टियर हैं इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को लेकर। कारण क्यों, जैसा मैंने आपको बताया 1921 में मालती औरंग को यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा ओपियम और के जो प्रोडक्शन है उसके खिलाफ आंदोलन करने को लेकर गोली मार दी गई थी। सो बेसिकली ये एक टी प्लांटेशन वर्कर थी जो कि एक एक्टिव लीडिंग मेंबर बन गई एंटी ओपियम कैंपेन्स के लिए। टी गार्डन्स में यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगा 1921 में, और यही समय है जब इन्होंने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी पार्ट लिया था। सो शी वॉज किल्ड बाय द गवर्नमेंट सपोर्टर फॉर सपोर्टिंग कांग्रेस वॉलंटियर इन प्रोहिबिशन कैंपेन्स, लिकर और ओपियम की डिमांड को लेकर। सो बात यहाँ पर की जा रही है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान था। जैसा आप सभी को पता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहला ऑर्गेनाइज्ड मास मूवमेंट था जिसको यहाँ पर शुरू किया गया था इंडिया में, ठीक है। एक ग्रेट अनरेस्ट आपको देखने के लिए मिला था ड्यूरिंग द क्लोज ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। जब आप बात करते हैं रॉलेट एक्ट, जलियांवाला मैसेकर या मार्शल लॉ, इन सभी को लेकर और मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स के यहाँ पर फेलियर्स को देखते हुए यहाँ पर 1918 में आपने देखा होगा, 1918 के बाद एक मूवमेंट इंडिया में चलना शुरू हो गया था जिसे आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, जो कि अपने आप में ना ही नॉन कॉपरेशन था बट इट वॉज अ नॉन वायलेंट इन नेचर। ओके, सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनसंग हीरो हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको एक जगह और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। इट्स अबाउट द टी गार्डन कम्युनिटी, ठीक है। अब क्योंकि जब हम मालती औरंग की बात कर रहे हैं तो हमने टी गार्डन कम्युनिटी के बारे में भी बात करी है। टी गार्डन कम्युनिटी जिसे ऑफिशियली टी ट्राइब्स बोला जाता था, ठीक है, टी ट्राइब्स बोला जाता था उस समय की असम गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ ही इन्हें ओबीसी कैटेगरी में, अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में रखा गया था। सो बेसिकली दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल फ्रॉम मल्टीपल ट्राइब्स एंड कास्ट ग्रुप, जिनको ब्रिटिश सरकार कॉलोनियल पीरियड में लेबर बनाकर लेकर आ गई थी। कहाँ पर, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश इनटू द दैट टाइम कॉलोनियल असम ड्यूरिंग 1860s एंड 90s, ताकि इनको यहाँ से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसी जगहों से लाकर असम के जो टी गार्डन्स है वहाँ पर इनसे क्या करवाया जा सके,
टी गार्डनिंग करवाई जा सके ड्यूरिंग 1860s एंड 19s। ठीक है, इन्हीं की अगर आप बात करेंगे तो ये मल्टीपल लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे सादरी, संबलपुरी, कुरमाली, गोंडी, मुंडारी जैसी बहुत सारी लैंग्वेज ये इस्तेमाल करते हैं। आसाम सादरी डिस्टिंग्विश हो जाती है सादरी लैंग्वेज के, जिनके अलग अलग लीनिएज या अलग अलग कम्युनिटी में से अलग तरीके से बोला जाता है। सो आप देखेंगे यही पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो बहुत समय से आसाम में शेड्यूल्ड ट्राइब की डिमांड कर रही है कि वी आर बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, और यहीं पर आपको एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने के लिए मिलेगी। ब्रिटिश रूल असम की बात करें तो लगभग 1826 से लेकर 1947 तक का जो टाइम है ये अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ रही है असम में, बिटवीन द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी। आपको ट्रीटी का नाम याद होगा, विच इज़ यान डाबू, and the independence of India when Assam was under British colonial rule. So this is very important treaty which you should be remember about. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं इंडिया के पहले सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन जिसका नाम है आदित्य L1। ठीक है, L1 कक्षा में ये प्रवेश करेगा। सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि ये L1, L2, L3, L4, L6 किस तरीके की क्लासेस होती हैं, तो आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। हम बात कर रहे हैं इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी मिशन जिसका नाम है आदित्य L1। इसे लॉन्च किया जाने वाला है आज 11:50 AM पर। PSLV लॉन्च व्हीकल हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, PSLV से इसे लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम नन अदर देन बट दी सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें तो लगभग 63 मिनट आफ्टर इट्स लिफ्ट ऑफ सैटेलाइट यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और ये एंटीसिपेट कर जाएगा PSLV से, जो कि आदित्य L1 को यहाँ पर हायर ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर देगा। देखिए, ये जो मिशन है ये अभी तक का जो PSLV C57 या आदित्य L1 मिशन जो है ये अपने आप में इसरो का अभी तक का सबसे लंबा मिशन, लॉन्गेस्ट मिशन माना जा रहा है, जहां पर इसरो के जो वर्क आवर्स है इस लॉन्च व्हीकल पर वो सबसे ज़्यादा लगने वाले हैं। जो लॉन्गेस्ट PSLV मिशन था आज की डेट तक वो 2016 का PSLV C35 मिशन आपको देखने के लिए मिला था। ठीक है, जिसे 2016 में यहाँ पर किया गया था, जिसके अंदर 2 घंटे 15 मिनट और 33 सेकंड का समय लगा था आफ्टर इट्स लिफ्ट ऑफ। चलिए, हम बात कर लेते हैं आदित्य L1 की जर्नी के बारे में। तो देखिए, आदित्य L1 रिमेन रहेगा अर्थ बाउंड ऑर्बिट में लगभग 16 दिन, ड्यूरिंग विच इट विल गो अंडर 5 मैन्यूवर, ताकि ये जो नेसेसरी वेलोसिटी है अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए टुवर्ड्स दी सन उसको कंप्लीट कर पाए। जैसे ही आदित्य L1 यहाँ पर ट्रांस लैंग्रेरियन मतलब L1 को यहाँ पर क्रॉस करेगा, इंसर्शन हो जाएगा इस मैन्यूवर में, तो जो कमेंसेशन है उसको लगभग 110 दिन का समय लगने वाला है टुवर्ड्स इस डेस्टिनेशन टू दी L1। तो आप देख सकते हैं लगभग 110 दिन यहाँ पर और 16 दिन जितना टाइम आपको यहाँ पर देखने के लिए लगने वाला है। L1 जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, L1 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं जो कि एक ग्रेविटेशनल बैलेंस क्रिएट कर देता है बिटवीन द अर्थ एंड द सन। आदित्य L1 यहाँ पर लगभग अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला है अर्थ से डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन, जो कि रिप्रेजेंट करेगा अबाउट 1% डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इम्पॉर्टेंस क्या होने वाली है? देखिए, आदित्य L1 की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये यहाँ पर स्टडी करेगा सोलर कोरोना को, क्या फिनोमिनास हैं, किस तरीके की कोरोनल हीटिंग है, कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, प्री फ्लेयर्स क्या हैं, फ्लेयर एक्टिविटीज़ कैसी देखने मिल रही हैं, स्पेस वेदर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाने वाली है। जब हम बात कर रहे हैं आदित्य L1 के बारे में तो यहाँ पर जो सैटेलाइट है इसने 7 पेलोड्स को अपने साथ कैरी किया है, जिनके नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि इन 7 पेलोड्स के काम भी डिफरेंट हैं। ये पेलोड आपको देखने मिल जाएंगे। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ जिसका काम है सन की कोरोना को टेस्ट करना, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप जो अल्ट्रावायलेट इमेजेस आ रही हैं उनको डिटेक्ट करेगा, साथ ही सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालिसर,
साथ ही ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर जैसे 7 पेलोड्स को आदित्य L1 ने कैप्चर यहाँ पर किया हुआ है। अगर हम VELC की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु के द्वारा, जो कि एक प्राइमरी पेलोड है जो पूरे सन के कोरोना को, उसके पूरे डायनेमिक्स को, कोरल मास इजेक्शन को, सोलर फेयर्स को स्टडी करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आदित्य L1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसे हालो ऑर्बिट में यहाँ पर रखा जाएगा, जो कि L1 पॉइंट है जो हमेशा ऑब्जर्वेशन रहेगा सन और अर्थ के बीच में विदाउट एनी एक्लिप्स, और यही इसकी सबसे खास बात हो जाती है L1 पॉइंट के बारे में। अगर आपको L1, L2, L3, L5 पॉइंट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जानना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में भी जा सकते हैं, जहां पर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। चलिए देखिए, इसी के अलावा आपको एक और चीज़ समझना होगी कि जो सोलर क्वेक्स होते हैं, जैसे आप अर्थ क्वेक देखते हैं ना, इसी तरीके से सोलर क्वेक्स भी होते हैं। इस मिशन का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यही है सोलर क्वेक्स के बारे में पता करना, जो कि दे कैन लीड टू द इजेक्शन ऑफ एनर्जेटिक मटेरियल फ्रॉम द सन। एक तरीके से जैसे अर्थ के अंदर से जो सेस्मिक एनर्जी निकलती हैं जिन्हें आप अर्थक्वेक बोलते हैं, कुछ इसी तरीके की एक हिडन एनर्जी है जो सन से रिलीज होती है। ये इजेक्टेड मटेरियल जो हैं लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर हम एस्टिमेशन लगाएं तो विद इन द रिलीज ये अर्थ पर 15 घंटे के ड्यूरेशन में पहुंच सकते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है या नुकसान क्या है? देखिए, जितनी भी आपकी सैटेलाइट्स हैं, जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा बिकॉज दे विल बी नॉन वर्किंग। और कंटिन्यूस जब ऑब्जर्वेशन यहाँ पर किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी सोलर एक्टिविटीज़ की, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेक्स क्यों हो रहे हैं और फर्दर इनके क्या इम्प्लीकेशंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। दिस इज़ द PSLV, और ये आपको आदित्य L1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसको लॉन्च किया जा रहा है फ्रॉम दी सतीश धवन सेंटर। चलिए, क्योंकि हम सन के बारे में इतनी बार जिक्र कर चुके हैं, हम सन की बात कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा सन के डायनेमिक्स भी पता होना चाहिए। देखिए, सन को आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये उसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। जैसे आप अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसी तरीके से इंटीरियर स्ट्रक्चर में जो सबसे सेंटर पॉइंट है इसको कोर बोला जाता है, राइट। लेट मी यूज ब्लैक कलर हेयर तो आप समझ पाएंगे। वही जो बाहर का जोन है ये रेडिएटिव जोन है, और सबसे बाहर का ये जो जोन है इसको ही कन्वेक्शन जोन बोला जाता है। अदर देन दैट, जो आपको एक सन के चारों तरफ जो सोलर फ्लेयर्स दिखाई देती हैं, इनको आप फ्लेयर्स बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जो सेंटर है ये वाला, इसको आप कोरोना के नाम से जानते हैं। एक हालो क्रिएट हो जाता है किसी बॉडी के आसपास, ऐसे चारों तरफ, जैसे आपने देखा होगा कई बार भगवान की फोटो के सर के चारों तरफ एक राउंड राउंड सी एक एनर्जी जैसा दिखाई देता है। इट इज़ नोन एज कोरोना हालो। सन के ऊपर कुछ स्पॉट्स हैं, ठीक है, ये सन स्पॉट्स हैं, हम बात करेंगे इनकी, ये भी क्या होते हैं, और इसी को आप क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। सन की अगर हम बात करेंगे तो एक स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम में है और अर्थ के लिए लाइफ देने में सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है। मैसिव हॉट बॉल है जो कि प्राइमरी कंपोज करती है हाइड्रोजन और हीलियम से, ठीक है। लगभग 74% हाइड्रोजन आपको इसके अंदर देखने मिलेगा और 24% हीलियम आपको देखने के लिए मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 1.39 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, लगभग अर्थ से 109 टाइम्स अर्थ डायमीटर डिस्टेंस पर सन सिचुएटेड है। अगर हम इसके मास की बात करें तो इट इज़ 3,33,000 मोर देन द अर्थ मास इटसेल्फ। नाउ द क्वेश्चंस कम कि अर्थ सन को अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है। देखिए, सन के पास अबंडेंट ऑफ एनर्जी है और ये मिलती है न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। न्यूक्लियर फिजन किसके अंदर? हाइड्रोजन और हीलियम के जो एटम्स हैं, जब ये आपस में फिजन करते हैं तो इसी के साथ एक एनर्जी रिलीज होती है। यही जो ट्रेमेंडस हीट ऑफ एनर्जी है ये लाइट के फॉर्म में
और हीट के फॉर्म में, शॉर्ट वेव फॉर्म में, शॉर्ट वेव रेडिएशंस के फॉर्म में अर्थ तक पहुंचती है। अगर हम सन के कोर की बात करें तो ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि जो इसका कोर है ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जितना गर्म है। अगर हम सरफेस की अकेले बात कर ले तो जिसे आप फोटोस्फेयर बोल रहे हैं, जो मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया था, यू कैन अगेन सी दिस इमेज, दिस इज द फोटोस्फेयर, दिस इज द सरफेस। जैसे आपका सरफेस है अर्थ का, वैसे ही सन का जो सरफेस है जिसे हम फोटोस्फेयर बोला जा रहे हैं, इसके सिर्फ सरफेस का ही टेम्परेचर अकेला 5500 डिग्री सेल्सियस है। दैट मीन्स एक्सट्रीमली वेरी हॉट विच यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो आप याद रखेंगे, ये टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फोटोस्फेयर किसे बोला जाता है। अगर हम सन के लेयर्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग लेयर्स आपको देखने मिल जाएंगी। जो कोर इसका सेंट्रल पार्ट बनाता है, वही स्थान जहाँ पर न्यूक्लियर फिजन होता है। फोटोस्फेयर एक विजिबल सरफेस है सन का। सन का आप बोल सकते हैं ये सन का ऊपरी भाग है, जैसे आपके पास सरफेस देखने के लिए मिलता है जहाँ से सनलाइट इमिट होती है और शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आज तक पहुँचती है। वहीं कोरोना सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है और यहीं से, कोरोना से ही आपको सोलर विंड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, अब सोलर एक्टिविटी है क्या? देखिए, सोलर विंड, सोलर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा आर्टिकल कहीं ना कहीं इसी के बारे में आज डिस्कशन करेगा। सोलर एक्टिविटी की बात करें तो सन लगभग 11 साइकिल, जिनको हम सोलर साइकिल के नाम से जानते हैं, उनसे होकर गुजरता है, राइट, जो कि वेरिएशंस दिखाती हैं सोलर एक्टिविटीज़ में। सोलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा था सन स्पॉट, सन स्पॉट आपको देखने मिल जाएंगे, सोलर फ्लेयर्स देखने मिल जाएंगे, कोरोनल मास इजेक्शन देखने मिल जाएंगे, जो कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, अर्थ का जो स्पेस है, उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, सन लगभग 11 ईयर्स की साइकिल से होके गुजरता है और हर साइकिल इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज सोलर विंड? तो देखिए, सन लगातार एनर्जीज यहाँ पर पार्टिकल्स को इमिट कर रहा है। सो जो सोलर विंड है, ये इमिट करती हैं, इंट्रैक्ट करती हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, और दे कैन कॉज फिनोमेना। आपको पता है ऑरोराज के बनने का कारण या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के आने का कारण क्या है? सोलर विंड्स का अर्थ के मैग्नेट से टकराना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज योर अर्थ, और कुछ इस तरीके से हमारा मैग्नेटिज्म काम करता है। सन से आने वाली जब ये रेडिएशंस होती हैं, जब ये टकराती हैं, तो यहाँ पर आपको नॉर्थ और साउथ पोल में ऑरोराज यहाँ पर क्रिएट होते दिखते हैं। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। चलिए, नाउ द क्वेश्चंस कम, क्या सन के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है? जी हाँ, सन के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि उसके पूरे स्ट्रक्चर पर आपको देखने मिलेगी। नॉट अलोन फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल, बट उसके कोर से लेके आउटर मोस्ट लेयर जो है, जिसे आप कोरोना बोल रहे हैं, यहाँ पर सन का मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक तरीके से जैसे बार मैग्नेट जो होती है ना, समथिंग लाइक दिस, बार मैग्नेट की तरह सन हैज नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल, बट its magnetic field is not aligned along its rotational axis, but instead it is generated by the motion of charged particle, बेसिकली जिन्हें हम प्राइमरली प्लाज्मा बोलते हैं। सन के इंटीरियर से जो आता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर सन के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। सन के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो रिवर्सल होती है पोलैरिटी, वो लगभग 11 साल में इसकी रिवर्स होती है। ठीक है, दिस मीन्स जो नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल है, वो स्विच करते हैं साउथ टू नॉर्थ एंड नॉर्थ टू साउथ इन एवरी 11 ईयर्स। ओके, सो यहीं पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, और यही कारण है कि आपको सन स्पॉट्स देखने मिलेंगे। सन स्पॉट्स कई बार चर्चा में रहते हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि आखिर सन स्पॉट्स होते क्या हैं। देखिए, सन स्पॉट्स की बात करेंगे तो ये डार्क कलर के पैचेस होते हैं, और एक तरीके से माना जाता है ये वो स्थान है जहाँ पर अब किसी भी तरीके की कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। बेसिकली दे आर द कूलर स्पॉट्स ऑन द सन सरफेस।
ठीक है, मतलब इनके आसपास के एरिया का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहता है। ओके, तो एक तरीके से ये ब्लेमिश पॉइंट क्रिएट करते हैं सन के फोटोस्फेयर पर। आपको पता है फोटोस्फेयर का मतलब जो विजिबल सरफेस जो यहाँ पर सन का दिखाई देता है, और ये इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी का जोन होते हैं। सन स्पॉट्स कूल होते हैं, कारण क्यों मैंने आपको बताया, बिकॉज यहाँ पर इनहैबिट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है कन्वेक्शन की वजह से, और जो हीट ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम दी सन्स इंटीरियर टू द सरफेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यूजुअली जी ये पेयर्स में होंगे, कभी भी आपको एक सिंगल स्पॉट नहीं देखने मिलेगा, कभी 2 या 3 या ग्रुप्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर एक स्पॉट है, that means it is having a positive magnetic polarity than the other negative polarity. Sunspots की बात करेंगे, so they follow an approximately 11-year cycle जैसा मैंने आपको बताया, और इसी को solar cycle बोला जाता है, with their number waxing and waning over a time. Sunspots influence हो सकते हैं space weather से, they can also affect the radio communication, satellite operation and geomagnetic storm also. Now the questions come कि भाई आदित्य L1 तो सोलर फ्लेयर्स को भी नोटिस करने वाला है, तो ये सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमें सब कुछ डिटेल में समझना होगा। बी विद मी एंड आई विल मेक श्योर कि इसके बाहर आपको आदित्य L1 के अलावा सन से रिलेटेड जितनी भी टर्मोलॉजीज है उसके बारे में कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। सोलर फ्लेयर्स की बात कर लेते हैं, तो ये सडन इंटेंस बर्निंग एनर्जी है, वो रेडिएशन जो यहाँ पर सन के थ्रू अचानक से आपको देखने के लिए मिल रहा है। इनको यूजुअली हाई मैग्नेटिक एक्टिविटी से भी एसोसिएट कर लिया जाता है, जो कि यूजुअली आपको सन स्पॉट्स के आसपास देखने के लिए मिलेंगी। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, सन स्पॉट्स वही रीजन होते हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो सोलर फ्लेयर्स करते क्या हैं, ये बहुत सारी एनर्जीज रिलीज करते हैं, जिसमें एक्स रे, यूवी रेज, एनर्जेटिक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। रिजल्ट, भाई जब ये एनर्जी इतनी मात्रा में रिलीज होती है तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट करती है। रिजल्ट इनटू जो रेडियो सिग्नल है वो हैम्पर हो सकते हैं, हमारी सैटेलाइट डैमेज हो सकती है, इनफैक्ट जितनी भी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं स्पेस में उनको भी डैमेज हो सकता है। इन फ्लेयर्स को अलग अलग कैटेगरी में भी डिफाइन किया जाता है, डिपेंड ऑन देयर स्ट्रेंथ, जैसे सी क्लास, एम क्लास, एक्स क्लास। एक्स क्लास मतलब सबसे पावरफुल क्लास इनको माना जाता है, राइट। सो कोरोनल मास इजेक्शन इज द थर्ड पॉइंट जो आपको समझना होगा, CME। कोरोनल मास इजेक्शन एक मैसिव बर्स्ट है जो सोलर विंड्स या मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ से सन के कोरोना से रिलीज हो रही है आउटर मोस्ट लेयर से, तो एक सडन बस्ट जो होता है इसे ही कोरोनल मास इजेक्शन बोला जाता है। यूजुअली इन्हें एसोसिएट किया जाता है सोलर फ्लेयर्स के साथ, जो कि आपको सन के एक्टिव रीजन्स में देखने के लिए मिलेंगी। कारण क्या है इसको स्टडी करने का, देखिए CME एक बस्ट है, टन्स, बिलियंस ऑफ टन्स जो चार्ज पार्टिकल्स है, मैग्नेटिक एनर्जी है, उसका अचानक से बर्स्ट हो जाना ही कोरोनल मास इजेक्शन है। ये डायरेक्टली जब अर्थ की तरफ आता है तो हमारी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स ला सकता है, जिसकी वजह से पूरा पावर ग्रिड, सप्लाईज, GPS, कम्युनिकेशन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। हालांकि जब आप कोरोनल मास इजेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के साथ इंटरेक्ट करके, जैसा मैंने बताया था आपको, ये नॉर्थ और सदर्न लाइट्स या फिर ब्यूटीफुल ऑरोरास को भी क्रिएट कर देते हैं। सो विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको ये कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। विद दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड हाउ these beautiful auroras are formed with the magnetic field. ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं चाइना के इकोनॉमिक स्लो डाउन की और उसके रिपल इफेक्ट की। देखिए, चाइना आज की डेट में एक मिक्स्ड रिएक्शन फेस कर रहा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन तो है ही, लेकिन डिफ्लेशन और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर आप बात करेंगे तो चाइना ने 2008 में इसे फेस किया था। चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ताकि एक हाई ग्रोथ रेट आपको देखने के लिए मिल जाए। हालांकि कुछ अंडरलाइंग इशू थे, नो डाउट आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा दिया, बट व्हाट अबाउट योर कंजम्पशन, राइट। अगर आपके देश में कंजम्पशन ज़्यादा नहीं है तो नो मैटर आप कितना भी यहाँ पर
इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दें, एक रीजनल इनइक्वालिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, रिजल्ट इनटू सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर डिसरप्ट होगी। और एक टेम्परेरी, चाइना ने क्या किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से एक ओवर शेडो करने का काम किया था अपने ऑन गोइंग इश्यूज को। अब ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। देखिए, जैसे ही जिन जिनपिंग यहाँ पर पावर आए, चाइना को आवश्यकता थी ट्रांजिशन की, उन्होंने इकोनॉमिक चेंजेस लाना चालू किए और चाइना सडनली वर्ल्ड मार्केट में एक लीडर बन गया। दैट मीन्स ये वही टाइम है डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर चाइना देख रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई, डबल डिजिट ग्रोथ के साथ जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन का यहाँ पर नहीं होना, सस्टेनेबल इनकम ग्रोथ का नहीं होना, धीरे धीरे चाइना की इकोनॉमी को यहाँ पर हैम्पर करता रहा। रिजल्ट इनटू चाइना ने इकोनॉमिक शिफ्ट देखा, एक कूलिंग एक्सपोर्ट हो गया, लेबर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, वेजेस यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है बहुत सारे सेक्टर में। साथ ही यहाँ पर सप्लाई साइड की बात करें तो चाइना अपना सामान भी दूसरी कंट्रीज़ में डंप करता जा रहा है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या एक पॉलिटिकल इकोनॉमी और लीडरशिप चॉइस क्या थी। देखिए, चाइना की जो इकोनॉमिकल चैलेंज है उसको पॉलिटिकल चॉइस भी हम बोल सकते हैं। सिंस इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमी प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग, तो हम ये भी बोल सकते हैं जब ये गवर्नमेंट यहाँ पर आई है तो इन्होंने एक डिसऑर्डरली एक्सपांशन ऑफ कैपिटल क्रिएट कर दिया 2020 के दौरान, और इसी के कारण आप देखेंगे एक डिसप्रपोर्शन क्रिएट हुआ। चाइना ने प्रॉमिस किया कि दे विल अलाउ मार्केट टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन रिसोर्स अलोकेशन, और पॉलिटिकल इंटरवेंशन यहाँ पर कम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव सेविंग है उसको बढ़ाया जा सके, सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सके। बट इतने लंबे समय का जो पूरा सिचुएशन था, इसने चाइना की इकोनॉमी को अभी भी हैम्पर किया हुआ है। नाउ द क्वेश्चंस कम, क्या इकोनॉमिक स्लोडाउन के फैक्टर्स क्या हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत शुरुआत इसकी पहले ही हो चुकी थी। इकोनॉमिक स्लोडाउन का कारण था इंफ्रास्ट्रक्चर का अचानक से बढ़ जाना। सडनली इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने के कारण आप देखेंगे अर्बनाइजेशन हो जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पर कट हो जाएगा। साथ ही चाइना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कोविड-19। कोविड-19 की सिचुएशन ने पूरा का पूरा जो फूड सप्लाई मार्केट है उसको हैम्पर कर दिया, राइट। चाइना यहाँ पर अर्बन एरिया से शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर चैलेंज आ गया स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का। देखिए, आज की डेट में चाइना में एक तरीके से, बाकी सब तो ठीक है, जैसे आपके यहाँ पीएसयूज हैं, ऐसे ही चाइना में एसओईज की हम बात कर रहे हैं। एसओईज आज की डेट में सबसे बड़ा इशू फेस कर रहे हैं, क्योंकि ना केवल वो पॉलिटिकल नेटवर्क को हैम्पर कर रहे हैं, बट जो सोशल सिक्योरिटी है, जो यहाँ पर लोगों को लगती है कि भाई गवर्नमेंट पीएसयूज हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं तो वो कभी हैम्पर नहीं होगा। ये जो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है, इसने कहीं ना कहीं टच कर लिया है गवर्नमेंट के एसओईज को, ठीक है, जिसकी वजह से एक क्राइसिस जो चाइना में है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाइना की इस तरीके की जो शिफ्ट हैं उसकी वजह से ना केवल चाइना बल्कि दूसरी कंडीशंस भी, दूसरी कंट्रीज भी इसको फेस कर रही हैं। नाउ द पॉइंट कम कि आपने एक शब्द को बार बार यूज़ किया है मैम, विच इज़ द डी रिस्किंग। तो आखिर ये डी रिस्किंग है क्या और चाइना प्लस वन सिस्टम है क्या। अब देखिए, चाइना अभी डी रिस्किंग पे काम कर रहा है। डी रिस्किंग का मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी से होता है जहाँ पर जो रिस्क है इसको कम किया जा सके, या मिटिगेशन जो रिस्क है इसे कम किया जा सके। दैट मीन्स इसको एसोसिएट किया जाएगा ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल मार्केट, सिंगल सोर्स या सप्लाई चेन। चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया है दैट दे आर रिलाइंग हैवीली ऑन द सिंगल मार्केट, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ ड्रिवन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी वल्नरेबल हो गई है। एक्सटर्नल शॉक या ट्रेड डिस्प्यूट की वजह से डायरेक्टली चाइना का जो डोमेस्टिक मार्केट है ये आपको हैम्पर होता हुआ नज़र आएगा। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, देखिए, डी रिस्क its economy, China has actively sought to diversify its trade partners and market, but देखना होगा लॉन्ग रन में इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो किस तरीके से हमें देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं चाइना प्लस वन के बारे में। तो देखिए, ये स्ट्रैटेजी है जो इन्वॉल्व करती है कंपनीज, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज,
डाइवर्सिफाइंग देयर प्रोडक्शन एंड सप्लाई, ना केवल एक ही जगह पर काम करेंगे बट ऑल्टरनेटिव लोकेशन और ऑल्टरनेटिव प्लेस, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन के साथ यहाँ पर काम करना होगा। इम्पॉर्टेंस क्या है, देखिए जब सप्लाई चेन यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट, यहाँ पर लेबर कॉस्ट को मेंटेन किया जा सकेगा। लेबर कॉस्ट को मेंटेन करना है, सप्लाई चेन को डिस्ट्रप्शन होने से बचाना है, तो कहीं ना कहीं चाइना को ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग पर भी जाना होगा। ओके, इसीलिए जो कंपनीज हैं वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी और आइडेंटिफाई कर रही हैं ऐसे लोकेशन को, ऐसे मार्केट को जहां पर वो चाइना के अलावा भी एडिशनल लोकेशन आउटसाइड फ्रॉम चाइना जाकर यहाँ पर क्या कर सकें, अपने सेटअप्स कर सकें, क्योंकि चाइना में जो बढ़ता हुआ लेबर कॉस्ट है, वेज कॉस्ट है, उसको कट डाउन किया जा सके और कंपनीज यहाँ पर एक प्रॉफिट क्रिएट कर सकें। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हम बात करने वाले हैं 7 years ऑन मिशन टू क्लीन द गंगा रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। हम बात करने वाले हैं क्लीन गंगा मिशन के बारे में। देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आप सभी जानते हैं, इंडिया ने लॉन्च किया था लगभग 20,000 करोड़ का बजट। इसमें अभी भी स्लो प्रोग्रेस हमें देखने के लिए मिल रही है जब बात की जा रही है सीवरेज ट्रीटमेंट को लेकर। ठीक है, करेंटली एनएमसीजी की बात कर रहे हैं, नेशनल क्लीन गंगा मिशन की बात कर रहे हैं, ये अभी तक केवल और केवल 20% सीवेज यहाँ पर क्लीन कर पाया है इन दी ओनली 5 मेजर स्टेट। जो कैपेसिटी थी, जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था, वो 33% 2024 तक हमें देखने के लिए मिलेगा और 60% 2026 तक देखने के लिए मिलेगा। इम्पॉर्टेंस क्या है हमें जानना होगा नेशनल। चलिए तो बात कर लेते हैं नेशनल क्लीन गंगा मिशन के बारे में, नमामि गंगे के बारे में। एनएमजीसी की बात करेंगे तो एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें जो गंगा रिवर है उसको ना केवल साफ करना बट उसको रिजुविनेट करना भी हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य था। एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसे 20 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। एक इनिशिएटिव है अंडर द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बताया था, गंगा नदी को यहाँ पर रिजुविनेट करना और साथ ही साथ इसको क्लीन करना इनका मुख्य उद्देश्य था, ताकि पॉल्यूशन कम किया जा सके, गंगा नदी की जो बायोडाइवर्सिटी है इसे प्रोटेक्ट किया जा सके और सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पर किया जा सके। बात करते हैं बजट ऑफ फंडिंग को लेकर, तो इनिशियली जो इसका बजट है वो 20,000 करोड़ रुपए रखा गया है। साथ ही गवर्नमेंट ने एक कमेटी यहाँ पर सेटअप की है जो सिग्निफिकेंटली फाइनेंशियल रिसोर्स और सपोर्ट एनएमजीसी को यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स और इनिशिएटिव की, तो देखिए एनएमसीजी डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं ताकि जितना भी सीवेज है या वेस्ट वाटर है इसे ट्रीट करने के बाद ही गंगा नदी में छोड़ा जाए, ताकि जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। साथ ही बात करी जा रही है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की, यहाँ पर रिवर बैंक्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, रिवर फ्रंट्स को डेवलप किया जा रहा है ताकि जो टूरिज़्म है उसे यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, गंगा अपने आप में रिच बायोडाइवर्सिटी है। आपको गैंगेटिक डॉल्फिन्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की वजह से और फिशिंग की वजह से जो यहाँ पर जिनकी संख्या कम होती जा रही है उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करना। साथ ही इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको मिनिमाइज करना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना इनके अपना एक मुख्य उद्देश्य है। आगे हम बात करें तो देखिए पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पर एक मुख्य उद्देश्य देखने मिल जाएगा, लोगों को अवेयर करना है, कम्युनिटी को एंगेज करना भी एनएमसीजी का एक मुख्य उद्देश्य है। साथ ही वाटर क्वालिटी को रेगुलर मेंटेन करना, अलग अलग पैरामीटर्स पर कि किस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। बात करें इम्प्लीमेंटेशन की तो देखिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स इसका पार्ट बनेंगे, जिसके अंदर आपको सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज सभी मिलजुल कर यहाँ पर गंगा नदी को रिजुविनेट करने और प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो नमामि गंगे को ही ऑफिशियली नमामि गंगे प्रोग्राम बोल दिया जाता है, जो कि एक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। हम एनएमसीजी की बात करें तो एनएमसीजी आप याद रखेंगे एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, एक रजिस्टर्ड
इसको रजिस्टर किया गया था एज ए सोसाइटी ऑन 12 अगस्त 2011 अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। इनिशियली इसका काम था इम्प्लीमेंटेशन, आम थी ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। एनजीआरबीए की बात करें तो इसको बाद में डिसॉल्व कर दिया गया 2016 में, और इसके डिसॉल्यूशन के साथ ही आप देखेंगे जो एनएमसीजी है ये एक मुख्य भूमिका में आ गया, जिसका काम था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करना, रिजुविनेशन, प्रोटेक्ट और मैनेजमेंट करना रिवर गंगा को लेकर। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात की जा रही है चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइडेबल मैरिज एंटाइटल टू पेरेंट्स शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक रूलिंग यहाँ पर दी है, जिन्होंने ये बात कही है कि ऐसे कोई भी बच्चे जो कि वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से यहाँ पर पैदा हुए हैं, उनका हक है कि वो अपने पेरेंट्स की, या चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, ज्वाइंट फैमिली हो, उनकी प्रॉपर्टी में यहाँ पर ये क्या रखते हैं, अधिकार रखते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो जो ऐसे बच्चे हैं, सच चाइल्ड इज नॉट एंटाइटल्ड टू राइट इन और टू द प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन इन द फैमिली। हालांकि ये अपने सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में इनका राइट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है मैरिज का टाइप। देखिए कोर्ट ने बोला है वॉइडेबल मैरिज क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इन्होंने बोला इट इज़ वन दैट इज़ मेड इनवैलिड बाय द हस्बैंड और वाइफ थ्रू अ डिक्री। इसको ही आप यहाँ पर वॉइड मैरिज बोल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल किया गया है, दैट इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, मिताक्षरा लॉ ऑफ सक्सेशन। देखिए मिताक्षरा लॉ ऑफ सक्सेशन गवर्न करता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को इन मोस्ट ऑफ द इंडिया, एक्सेप्शन एक है वेस्ट बंगाल और असम। ठीक है, साथ ही यहाँ पर इनहेरिटेंस शेयर क्या होगा वो भी डिवाइड कर दिया है। देखिए ये सारी चीज़ें आपके आर्टिकल में ही दी हुई हैं, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। इनहेरिटेंट पेरेंट्स जो शेयर करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, द कोर्ट सजेस्ट दैट एक नेशनल पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट किया जाना चाहिए। लेजिटिमेसी बात करें अंडर हिंदू मैरिज एक्ट की, तो कोर्ट ने नोट किया है जो सेक्शन 16 है आपका, ठीक है, जो सेक्शन 16 आपको देखने मिल रहा है हिंदू मैरिज एक्ट का, दैट हैज़ कन्फर्ड लेजिटिमेसी टू चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ वॉइड ऑफ वॉइडेबल मैरिज। 16 क्लॉज 3 स्पेसिफाई कर रहा है कि कोई भी बच्चा जो ऐसी शादी से पैदा हुए हैं उनकी अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में पूरा राइट आपको देखने मिलेगा, विच इज़ द इक्वल इनहेरिटेंस राइट। ठीक है, विद इन द स्कोप ऑफ लेजिटिमेट किनशिप अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, पर्टिकुलरली मिताक्षरा लॉ ऑफ सक्सेशन है, ये एक अपने आप में एक मेजर स्कूल ऑफ थॉट है जो गवर्न करता है इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट अमंग द हिंदू फैमिलीज इन इंडिया। बेसिकली इसका प्राइमरी पर्टेन्स कि जो इनहेरिटेंस या एंसेस्ट्रल या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, इसको फॉलो किया जाएगा बाय द हिंदूज इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। एक्सेप्शनल यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल और असम देखने मिल जाएगा, जहाँ पर दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ इज प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस। सो आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों स्कूल ऑफ लॉज। एक तो आपने दया भागा स्कूल के बारे में यहाँ पर चर्चा करी, दूसरी मिताक्षरा के बारे में। याद रखेंगे दया भागा और मिताक्षरा दो स्कूल ऑफ लॉ हैं जो लॉ ऑफ सक्सेशन इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिया में बात करते हैं। जब हम दया भागा स्कूल की बात करते हैं तो ये आसाम और बंगाल की बात करता है। इन ऑल पार्ट ऑफ द मिताक्षरा स्कूल में बात करेंगे तो ये आपको बाकी के बाकी पूरे इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। मिताक्षरा स्कूल की बात करें तो अलोकेशन ऑफ इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी बेसिकली लॉ ऑफ पोजेशन बाय बर्थ की बात करता है। एंड हेयर अ मैन कुड लीव हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू विच ही विल्ड टू whom ever he wants to। वहीं ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी की बात करें तो इट वेंट टू द ग्रुप नोन एज द कॉप्रियंसर, दैट मीन्स दोज हु बिलोंग टू द नेक्स्ट 3 जनरेशन। दैट मीन्स सपोज आपके फादर हैं, इसके बाद 3 जनरेशन तक ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इनहेरिटेंस में काउंट हो जाएगी। एंड ऑल्सो ज्वाइंट फैमिली property by partition could be at any time converted into separate property।
Okay, that means in Mitakshara school, son had an exclusive right by birth in joint family. वहीं अगर हम मिताक्षरा के अलावा दया भागा स्कूल की बात करें, सो यहाँ पर डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है. दैट मीन्स इफ अ मैन डाइज, his supposed to property was divided uniformly between his sons. If he has share in the common property with his brother, then the property will share equal to his own of the brother would be put apart and his share would be four separated between his sons. ओके, सो इस तरीके के लॉज आपको देखने मिल जाएंगे इंडिया में. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो एक कमेटी को यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे जिसको लीड करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. ये जो कमेटी बनाई जा रही है इसका काम है इन्वेस्टिगेट द फीजिबिलिटी ऑफ कंडक्ट स्टिमुलस इलेक्शन फॉर स्टेट असेंबलीज एंड लोकसभा. देखिए, ये जो कमेटी है इसको, वाइल द कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशन, नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैज़ बीन कम आउट येट. अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एडवोकेट किया है कि हम एक स्टिमुलस इलेक्शन यहाँ पर रखना चाहिए ताकि जो फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस होते हैं मल्टीपल इलेक्शंस की वजह से वो कम किए जा सके, ह्यूमन रिसोर्स और बाकी चीज़ों को भी जो वेस्टेज हो रहा है उसको कम किया जा सके. ऐसे में क्या आवश्यकता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इन सभी के बारे में चर्चा करना, विचार करने के लिए एक कमेटी फॉर्म की गई है जिसको यहाँ पर हेड करने वाले हैं हमारे एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, चलिए, इतनी ही चीज़ थी, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप इतना ही याद रखेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं स्पेशल सेशन ऑन पार्लियामेंट के बारे में. इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, 31 अगस्त प्रहलाद जोशी जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट कंडक्ट होगा 18 से 22 तारीख को. इम्पॉर्टेंस क्यों? 5 दिन का लंबा ज्वाइंट सेशन होने वाला है. नाउ द क्वेश्चंस कम कि इम्पोर्टेंस क्या है. देखिए, इंडिया की पार्लियामेंट की अगर आप बात कर लेंगे तो कोई फिक्स्ड कैलेंडर आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगा. 1955 की बात करें तो कमेटी ने प्रपोज किया था एक पार्लियामेंट सेशन टाइम टेबल, बट इसको कभी भी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया गया. गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड कर सकती है कि पार्लियामेंट कब मिलेगी, ठीक है, कौन सी कैबिनेट कमेटी होगी, पार्लियामेंट अफेयर यहाँ पर डिसीजन लेती है. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें सो द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड दैट देयर शुड नॉट बी मोर देन 6 months गैप, ठीक है, जहाँ पर कोई भी पार्लियामेंट के 2 सेशन मिले. नाउ द क्वेश्चंस कम कि डिसाइड कौन करता है कि पार्लियामेंट मीट होगी. देखिए, गवर्नमेंट स्पेसिफिकली जो आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है डिसाइड करने के लिए कि कब यहाँ पर पार्लियामेंट की मीटिंग होगी और कितने लंबे समय के लिए होगी. इस समय अगर हम बात करें तो कैबिनेट कमेटी के जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, उनके अलावा आप देखेंगे जो पार्लियामेंट कैबिनेट कमेटी होती है पार्लियामेंट अफेयर्स की, इसके अंदर 10 मेंबर शामिल होते हैं जिसमें आपको इंडिविजुअल होल्डिंग की जैसे डिफेंस, होम, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, अलग अलग सेक्टर्स के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे. साथ ही लॉ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक्सटर्नल अफेयर्स को स्पेशल इन्वाइटी के रूप में यहाँ पर बुलाया जाता है. एक बार इस कमेटी ने यहाँ पर डिसीजन ले लिया रिगार्डिंग द पार्लियामेंट सेशन, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा. देन दे सब्सिक्वेंटली समन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर एनी सच डिसीजन. नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है दैट देयर शुड नॉट गैप, 6 महीने से ज़्यादा का गैप किसी भी पार्लियामेंट सेशन में आपको नहीं दिखना चाहिए. इस प्रोविज़न को इनहेरिटेंट किया गया था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जिसको ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर लाया गया था. यह एक्ट अलाउ कर रहा था ब्रिटिश गवर्नर को कि गवर्नर जनरल को कि वो भाई सेशन करे सेंट्रल लेजिस्लेशन का विद इन 12 months, ठीक है. वहीं अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने बोला कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये की आर्किटेक्ट है. इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि भाई प्राइमरी पर्पस क्यों है सेंट्रल असेंबली या पार्लियामेंट को बुलाने का. सो वॉज टू कलेक्ट टैक्सेस, सेशन यहाँ पर कंडक्ट किया जाए. सो ओनली वंस अ ईयर सर्व टू अवॉइड स्क्रूटनी बाय द लेजिस्लेचर. So during the drafting of the Indian Constitution by then Constituent Assembly, the gap between two
सेशन वॉज रिड्यूस टू 6 मंथ्स। ठीक है, 12 से 6 महीने से कर दिया गया, सो दैट एक साल के अंदर कम से कम 2 मीटिंग यहाँ पर की जा सके। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट सेशन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो सेंट्रल असेंबली है वो लगभग पूरे साल में 60 दिन मिलती थी, जो कि बाद में इसका समय बढ़कर आप देखेंगे इंडिपेंडेंस के पहले 2 दशकों की अगर आप बात करेंगे तो 120 दिन आपको देखने के लिए मिल गया। हालांकि इसके बाद से अगर आप 2002 से लेकर अगर आप 2021 तक की बात करें तो लोकसभा का जो एवरेज वर्किंग डे है वो केवल और केवल 67 वर्किंग डे रह गया है, जो कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। साथ ही अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो दे हैव ऑल्सो सीन द सिटिंग डेज डिक्लाइन। सो रिकमेंडेशन यहाँ पर आ जाती हैं कि जो वेरियस कमेटी हैं, कमीशन है, इन्होंने रिकमेंड किया कि देखिए पार्लियामेंट को कम से कम 100 दिनों के लिए तो मिलना चाहिए। चाहे इंडिविजुअल एमपीज़ की बात करें, प्राइवेट मेंबर्स बिल की बात करें, उनकी सिटिंग्स भी यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। 2017 में नरेश गुर्जर के द्वारा एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया था जिसने सजेस्ट किया था कि पार्लियामेंट की जो मीटिंग है इट शुड बी देयर अ 4 सेशन इन अ ईयर। साथ ही स्पेशल सेशन की भी यहाँ पर आवश्यकता है। बात करेंगे अगर हम स्पेशल सेशन या इमरजेंसी सेशंस के बारे में, ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो देखिए जो टर्म है स्पेशल सेशन का, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, बट इट रिफर्स टू द सेशन कन्वेंड फॉर स्पेसिफिक ओकेशन। स्पेशल ओकेशन सेशन की बात करें तो ये लिमिटेड प्रोसीडिंग के थ्रू आता है विदाउट फीचर लाइक द क्वेश्चन आर। आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल सिटिंग की बात करता है, जहां पर आपको पता है कि यहाँ पर इमरजेंसी की बात की जा रही है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने प्रकार की इमरजेंसीज का जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है और किस आर्टिकल में इनको मेंशन किया गया है। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम हम बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन के बारे में। ये दोनों सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिनका जवाब आपको हमारी वेबसाइट rausacademy.in पर जाकर देना है। इस पर्टिकुलर आंसर को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यू कैन क्लिक द फोटोग्राफ्स एंड अपलोड ऑन आवर वेबसाइट। वी विल गो थ्रू इट, वी विल चेक, वी विल एनालाइज एंड लेट यू नो कि आंसर में क्या और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.